हेलो बच्चों, मैं मनीष आप सभी का स्टडी कैंपस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में मैंने आप लोग को मिसलेनियस क्वेश्चन कराना शुरू कर दिया था। ऐसे क्वेश्चन मिसलेनियस होते हैं जो किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चन करा रहा था, ठीक है। तो जो हमने कल काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा आपके, ठीक है। तो आज हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। कुछ कल के क्वेश्चन करेंगे और कुछ नए क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चे, 2-3 क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ पहले, फिर एक साथ सॉल्व करेंगे उन्हें। पहला क्वेश्चन है बच्चे 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन मैं लिखूंगा पहले आप उन्हें खुद ट्राई करेंगे। वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद ट्राई करिए, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर ही रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे कल बताया गया था सेम टू सेम वैसे ही करना है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन भाई लिख लो, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 56 72 110 1/156 प्लस 182, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, ठीक है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, बच्चे, इसको भी लिखो। वन अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 डॉट 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 1/9 इंटू 10। इसी का आंसर निकालना है, ठीक है। तो बच्चे पहला आपका काम है कि आप खुद ट्राई करो, ठीक है। एक बार जो आपने कल इसे पढ़ रखा है तो आपको कल खुद भी सॉल्व किया होगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन खुद आने चाहिए। चलिए देख लेते हैं हम, ठीक है। हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। तो बच्चे मैंने बताया था कि जब भी आपको इस तरह के सीरीज में क्वेश्चन दिख जाए तो आपका पहला काम है कि इसको ऐसा ब्रेक करो कि ऊपर वाला मिल जाए, इसको ऐसा ब्रेक करो कि उनका अंतर ऊपर वाला हो जाए, इनको ऐसा ब्रेक करो कि उनका अंतर ऊपर वाला मिल जाए। मैंने यही कहा था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि अगर इनका अंतर ऊपर वाला नहीं मिलता है तब हमारा क्या काम होगा, तब हम इसको अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। जिस तरीके से मैंने बताया था कि जितना इनका डिफरेंस हो उतने से 1/2 से गुणा कर लो, इस तरीके बताया था आपको, मैंने सब कुछ बता दिया था। आ जाओ इधर देखो तो इसको बच्चे जब ब्रेक करोगे तो इसको मिलेगा 1 इंटू 3, ठीक है। इसको ब्रेक करोगे बच्चों मिलेगा 3 इंटू 5, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा 5 इंटू 7। अब इन तीनों को नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा। इसमें क्या मिलेगा भाई 9 इंटू 11, यही मिलेगा हमारा, ठीक है। तो अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि हमारा ट्रिक लगता है। ट्रिक कब लगेगा? ट्रिक हमारा तब लगेगा जब ये चीज़ कहाँ से शुरू होगी, एक से शुरू होगी, जब शुरू से शुरू होगी तब हमारा ट्रिक लग जाएगा। और ट्रिक मैंने क्या बताया था? ट्रिक बताया था कि अंशों का योग, तो 1 2 3 4 5 अंशों का योग कितना आएगा बच्चे 5, ठीक है। और बताया था कि जो लास्ट अंक होगा उसका जो गुणनखंड हमने तोड़ा होगा वही लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। यही होगा हमारा आंसर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब फिर मैंने बताया कि इसको भी चेक करो, ऐसे ही इसको ब्रेक करो कि ऊपर वाला मिल जाए, तो ब्रेक करोगे 4 इंटू 5, इनका डिफरेंस ऊपर वाला मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। इसको ब्रेक करो 5 इंटू 6, इनका डिफरेंस ऊपर वाला मिल रहा है, 6 और 5 का डिफरेंस 1 है, 1 ऊपर मिल रहा है। ये कितना है बच्चे 6 इंटू 7, इनका डिफरेंस कितना है 1 ऊपर मिल रहा है, ठीक है। तो हम बीच में नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, हम इसको तोड़ेंगे। बच्चे ये कितना आएगा ये बताओ मुझे, ठीक है। ये बच्चे आएगा आपका 12 गुणा 13 और ये आएगा 13 गुणा 14, ये आएगा इसका, ठीक है। अब देखो बच्चा कि मैंने बताया था कि पहला काम आप चेक करो कि ट्रिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ट्रिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ट्रिक लगेगा, ट्रिक लगेगा नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ये 4 से शुरू हो रहा है। अगर ये 1 से शुरू होता है, 1 गुणे 2, 2 गुणे 3, 3 गुणे 4, 4 गुणे 5, तब जो है ये ट्रिक लग जाता है। यहाँ पर आपकी पहले की संख्याएं काट दी गई हैं, तो इसका मतलब इस पर ट्रिक अप्लाई नहीं होगा। तो ट्रिक नहीं अप्लाई होगा तो मैंने इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने को बताया था कि अगर इनका अंतर ऊपर मिल गया तो काम फिट है। पहले लिखेंगे 1/4 और माइनस लास्ट टर्म कितना बच्चे
1/14 माइनस 1/14। अब बीच वाले सारे कहाँ गए? बीच वाले सारे कैंसिल हो जाते हैं, आपको पता है। जब इतना सब कुछ पढ़ लिया तो बार बार पूरा करने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो हमारा जितना काम है उतना ही करेंगे। हमको पहला टर्म चाहिए 1/के रूप में, हमको लास्ट टर्म चाहिए 1/के रूप में, ठीक है। तो मुझे ये मिल चुका है। तो बच्चे इसका एलसीएम कितना आएगा? 28 आएगा, ठीक है। 4 7 28 माइनस 2, ठीक है। कितना आएगा बच्चे? 5/28। यही क्या होगा? इसका उत्तर होगा, ठीक है। नोट करिए इसे। 5/28 का सही आंसर है, ठीक है। आ जाओ बच्चे, अब बताओ इस पर ट्रिक अप्लाई होगा कि नहीं होगा? खुद बताओ, खुद बताओ। राहुल बताएंगे। बताओ बच्चे, ट्रिक अप्लाई होगा कि नहीं होगा? होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चे यहाँ पर ये आपका शुरुआत कहाँ से हुआ? 2 से शुरुआत हुआ है। अगर 1 से शुरू होता तो हम ट्रिक अप्लाई कर लेते। अब हमारा दूसरा काम है बच्चे कि हम चेक करेंगे कि इनका डिफरेंस कहाँ जा रहा है। इनका डिफरेंस क्या हो रहा है? इनका डिफरेंस कितना है? 1 ऊपर 1 दिया हुआ है। इनका डिफरेंस कितना है? 1 ऊपर दिया हुआ है। तो इसका मतलब हमारा काम बन गया। कुछ नहीं करना है, हमको पहला टर्म चाहिए। पहला टर्म 1/2 माइनस अंतिम टर्म 1/10। 1/10 कितना आएगा बच्चे? एलसीएम कितना आएगा? 10। 5 माइनस 1 इक्वल टू 4/10 इक्वल टू 2/5। अरे 2 से इसमें भाग दिया, 2 से इसमें भाग दिया, ठीक है। 2/5 यही हमारा क्या जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिए आप। 1 मिनट का समय है आपके पास। तो बच्चों मैंने बताया कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो आपका पहला काम है कि ये चेक करना कि ट्रिक अप्लाई होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर ट्रिक अप्लाई हो गया तो जान लो काम बन गया। 1 सेकंड का काम है, आंसर लिख दोगे, ठीक है। अगर ट्रिक नहीं अप्लाई हो रहा है तो चेक करोगे कि क्या इन दोनों का अंतर ऊपर दिया है, क्या इन दोनों का अंतर ऊपर दिया, क्या इन दोनों का अंतर ऊपर दिया है, ठीक है। अगर अंतर ऊपर दिया हो जैसे इसमें दे रखा है तब तो काम बन गया। केवल पहला टर्म माइनस लास्ट टर्म काम बन जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह हो जाए कि इनका अंतर कितना है, इनका अंतर कितना बच्चे? 2 है, लेकिन ऊपर 1 दिया है, तब आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जैसे मैंने बताया था, ठीक है। आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपके पास 1 मिनट का समय है। चलिए बच्चे मिटा देता हूँ मैंने। बच्चे कल आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। बहुत दुख हुआ भाई सुन के। इतना अच्छा स्टार, इतना अच्छा आदमी, उसने सुसाइड कर लिया। बताओ अब आप इससे क्या कहोगे? भाई आदमी के पास पैसा है, जहाँ चाहता वहाँ चला जाता, जिससे रिश्ता चाहता उससे ख़त्म कर लेता, लेकिन आखिर में मरने की क्या वजह रही होगी, ठीक है। अगर सुसाइड है तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया एक बार। क्वेश्चन था n = 1/1 + 1 × 1, ठीक है, प्लस 1/2 + 2 × 2, ठीक है। ऐसे ही करते करते वो गया था 1/n + n × n तक, ठीक है। ये स्मॉल n है, n, ठीक है, नल वाला n, और दिया हुआ था स्मॉल n = 100, ठीक है। तो पूछा था n = वाट। ये कैपिटल n की इसकी पूरी वैल्यू पूछी थी कि अगर n की वैल्यू 100 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो बच्चे देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखना। बताओ बच्चे अब ये पता कैसे चलेगा कि ये पिछले फॉर्म का है कि नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं। जैसे आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो n = आप लिखेंगे 1/1 धन 1, यही होगा। धन इसको क्या लिखेंगे? 1/2, 2 दूना कितना होगा? 4, प्लस ऐसे करेंगे आएगा 3 धन 9 आएगा इस तरीके से। अरे 3 धन 3 स्क्वायर 9 हो तो 9 होगा, 9 3 12 होगा। डॉट डॉट डॉट। अच्छा बताओ बच्चे ये क्या होगा? ये क्या होगा बताना जरा। ये n + n² होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे n + n × n तो मतलब कि n² हो गई है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो अब देखो जरा ये क्या होगा बच्चे। इसको क्या लिख लोगे? 1/2 धन 1/6 धन 1/12 डॉट डॉट डॉट। ये बताना बच्चे अगर इसमें से मैं n को कॉमन ले लूँ तो ये 1 धन n बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा, 1 धन n बन जाएगा। आ जाओ। अच्छा बताओ ये क्या लिखा हुआ बच्चे?
एक धन यन लिखा हुआ है और यन की वैल्यू क्या है 100 है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा करके लिख देता हूँ 100 कोष्टक में एक धन 100। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, ठीक है। तो अब बच्चे इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो कहेंगे सर ये लिखा 1 इंटू 2, ये क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 3, ये क्या लिखा हुआ है 3 इंटू 4, ठीक है। अच्छा बताओ ये लिखा हुआ 100 गुणे 101 लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। जैसे ये संख्याएं एक एक के अंतर पे चल रही हैं, ठीक है, तो ये भी तो एक का अंतर है। ये 100 और एक धन 100 का मतलब क्या हुआ 101, तो ये लिखा हुआ है 100 और ये लिखा हुआ गुणे 101 लिखा हुआ है, ठीक है। जब इसको ब्रेक करोगे बच्ची तो आएगा 100 गुणा 101, ठीक है। अब बताओ बच्चे, मैंने बताया जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस कितना है। अगर इनका डिफरेंस ऊपर दिया हो काम बन जाएगा, इनका डिफरेंस ऊपर दिया काम बन गया। और मैंने वैसे भी बताया था कि अगर ये 1 से शुरू होगा तो आपका ट्रिक अप्लाई हो जाएगा, ट्रिक अप्लाई हो जाएगा तो कुछ करने की झंझट नहीं है। आप इसमें क्या करेंगे कि जितने टर्म हों उन सबको जोड़ लीजिए, ठीक है। तो बच्चे बताओ ऐसे 1 2 3 4 5 कहाँ तक जा रहा है, ये 100 तक जा रहा है। यानी कि कितने टर्म होंगे 100 टर्म होंगे, यानी कि 100 ऊपर अंशों का योग कितना आएगा बच्चे 100 आएगा, बटा लास्ट टर्म कौन सा है 101 बटा 101, यही उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझाई? ये ट्रिक से मैंने बता दिया, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि अगर मान लो बेसिक से करना चाहते हैं कुछ बच्चे, अगर बेसिक से करना चाहें इसको तो बेसिक से कैसे करेंगे देख लेना। ये 1 लिखा हुआ था तो बच्चे मैंने बताया था कि बीच वाले जो सारे टर्म्स हैं वो क्या होंगे कट जाएंगे। आपके पास बचेगा 1 माइनस लास्ट टर्म कितना बच्चे 101, 1 बटा 101। बच्चे इसको सॉल्व कर लीजिएगा आपको मिलेगा 100 बटा 101। तो बच्चे मैंने इसको ट्रिक से भी बता दिया और बेसिक से भी बता दिया, आप इसे नोट कर लीजिए। 1 मिनट का समय आपके पास। मिटा देते हैं बच्चे इसको। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब कुछ टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। देखना बच्चे, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बार बार पेपर में, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में, ऐसा दिया होता है अंडर रूट। आपने यूपी के एग्जाम्स में से बहुत बार देखा होगा 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56, ऐसे कर करके ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। इसका सोल्यूशन पूछता है। अगर इसको मैं x मान लूँ तो x बराबर वाट पूछता है, पूछेगा x बराबर वाट, x बराबर वाट, यही क्वेश्चन है आपका। इससे पहले आप खुद ट्राई करिए और नहीं आता तो मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, देखिए बच्चे जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा इसका शॉर्टकट से कैसे करेंगे। पहले देखते हैं इसका मेथड क्या हो सकता है, ठीक है, इसका मेथड सही तरीका क्या हो सकता है। अच्छा बच्चा ये बताओ, आप कह रहे हो कि x इक्वल टू अंडर रूट 56 प्लस फिर अंडर रूट 56 फिर प्लस फिर अंडर रूट 56, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि ये अंदर सीरीज चलती जा रही है। तो आप ये कह सकते हो कि नहीं कि x इक्वल टू रूट, ये बड़ा वाला रूट मैंने लगा दिया जो ये वाला है, ठीक है, 56 और प्लस इन सबको भी तो मैं x कह सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है, ये इनफाइनाइट तक गए हैं, इनका कोई अंत नहीं है। तो मैंने कह दिया कि लो जी ये भी x है, यही सही है। तो आप कहोगे कि सर ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस रूट को जब मैं इस बराबर के इधर ले आऊँगा तो क्या बन जाएगा, वो स्क्वायर बन जाएगा। क्यूब रूट होता तो क्यूब बन जाता, लेकिन ये स्क्वायर है तो इधर क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो आप कहोगे सर ये रूट इधर आके x पे स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या होगा बच्चे, ये 56 प्लस x होगा। कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। आप कहोगे यहाँ से कि ये x स्क्वायर होगा, इस x को इधर ले आओ, क्या कहोगे माइनस x हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 56 इक्वल टू क्या होगा बच्चे 0 होगा, ठीक है। अब आपने द्विघात समीकरण कभी सॉल्व किया है, आपने जरूर सुना होगा कि ये क्या बोलते हैं x स्क्वायर माइनस x माइनस 50x इक्वल टू 0, आपने बहुत कुछ ऐसे सॉल्व किए होंगे, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करना आपको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना सिखा दूंगा, लेकिन जो अभी इसका सही तरीका है मैं वही लगा रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चे क्या, इसको हम क्या करते हैं, इस 56 का ऐसा गुणनखंड करो कि घटा के
माइनस एक्स आ जाए, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर, इसका जब 56 का गुणनखंड करोगे, 56 का गुणनखंड करोगे आप तो 7 गुणे 8 लिख सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो बड़ा वाला क्या लिखना पड़ेगा आपको, 8 माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56 इक्वल टू क्या होगा बच्चे, 0 होगा, ठीक है। अब बच्चों बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन x होगा, x को आपने कॉमन ले लिया, x माइनस 8 अंदर बच जाएगा, प्लस 7 फिर अंदर बचेगा x माइनस 8 इक्वल टू क्या होगा बच्चे, 0 होगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं कि इसको पहले लिख लेते हैं x माइनस 8 और इन दोनों को एक साथ लिखते हैं x प्लस 7, ठीक है, बराबर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक। अब मैं आपको इसको बता इसलिए रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं कि कैसे, मतलब क्या इसको बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको ऐसा सॉल्व नहीं करना फिलहाल, ठीक है। तो देख लो बच्चे x माइनस 8 x प्लस 7 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो बच्चे देखो अगर दो संख्याएं हैं, अगर दो संख्याएं x इंटू वाई हैं, अगर इनका गुणनफल 0 है तो ये जान जाओ या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी इनका गुणनफल 0 आ सकता है। अगर ये कोई संख्या होगी तो ये 0 होगा, अगर ये कोई संख्या होगी तो ये 0 होगा, तभी 0 आ सकता है, ठीक है। तो बच्चे बताओ ये x माइनस 8 का गुणा x प्लस 7 में करके 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ठीक है। हमको पता नहीं है 0 कौन सा है, तो एक बार ट्राई करते हैं। अगर मान लो x माइनस 8 इक्वल टू क्या होगा, 0, तो x बराबर क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। एक सोल्यूशन हमको ये मिल रहा है, ठीक है। और क्या है, x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये आ सकता है। तो x बराबर क्या आएगा बच्चे, बताना जरा, x बराबर क्या आएगा, ये आएगा आपका माइनस का 7। हमको दो सोल्यूशन मिला, ठीक है। दो सोल्यूशन क्यों मिला, क्योंकि ये हमारा द्विघात समीकरण है। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 सोल्यूशन मिलता, 4 होता तो 4 सोल्यूशन मिलता, ठीक है। अगर 1 होता तो 1 सोल्यूशन मिलता, ये बात समझ लेना, ठीक है। अब बताओ, अच्छा बताओ ये पॉजिटिव संख्या है कि नहीं है, धनात्मक संख्या है। और धनात्मक संख्या का अगर रूट निकालोगे, x की वैल्यू जो है इसका रूट निकालोगे तो एक हमें पॉजिटिव संख्या मिलेगी, भले कितनी भी छोटी हो, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव संख्या का मतलब अगर संख्या कोई पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर रूट हमें क्या मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव संख्या मिलेगी, ठीक है। तो ये निगेटिव तो आंसर हो ही नहीं सकता, हमारा उत्तर क्या होगा, x इक्वल टू 8। यानी कि इस पूरे की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 8 मिलेगा बच्चे, क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। आप इसे नोट करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे ट्रिक से कैसे करेंगे, जल्दी से कैसे कर लेंगे इसको, जल्दी से नोट करिए इसे, 1 मिनट का समय पूरा आप नोट करेंगे ताकि काम आए आपके, ठीक है, ताकि आप किसी को समझा सके कि मैंने ऐसे ऐसे समझा इसे, ठीक है। नोट करो जल्दी से, आगे बढ़ रहे हैं, चलो देखो आगे देखो, इसमें मिटा देता हूँ मैं इसे अब फिर देखो इसको ट्रिक कैसे लगेगा इसमें, देखना जरा। देखो बच्चे, जब भी आपको अंडर रूट में कोई संख्या दिख जाए, फिर प्लस हो फिर रूट हो, फिर वही संख्या बार बार रिपीट कर रही हो, प्लस यहाँ भी प्लस, हर जगह प्लस प्लस हो, बात समझ में आ गई। तो इसको आप ऐसा ब्रेक करिए कि उनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाए, 1 आ जाए। उनको आप ऐसा डिफरेंस ऐसा ब्रेक करिए कि उनके बीच का अंतर कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो बच्चे इसको करेगा 7 इंटू 8, यही होगा 7 बटे 56, ठीक है। और ये बीच में प्लस है तो जान लो प्लस वाला आंसर होगा, यानी कि बड़ा वाला आंसर होगा। प्लस मतलब बड़ा, नेगेटिव मतलब छोटा मान लेना, ठीक है। तो अगर प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर होगा। बात समझ में आ गई, क्या मैंने बताया कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, एक ही संख्या अंडर रूट में बार बार रिपीट कर रही हो और उनके बीच में प्लस का निशान हो और ये अनंत तक गया हो, तो जान जाना कि इसको ये संख्या ऐसी दी होगी जो 2 लगातार संख्याओं का गुणनफल होगी हमेशा, ठीक है। अब आप खुद से क्वेश्चन बना लेंगे। अब बताओ बच्चे, 7 इंटू 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 56 मिलेगा, और जो बड़ा वाला होगा वही हमारा उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ठीक है। अब देखिए इस पर और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा y इक्वल टू अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो बच्चे मैंने बताया कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको यहाँ तक बढ़ा लेना भाई, ठीक है। तो इसको आपको कुछ नहीं करना, 72 का ऐसा ब्रेक करो कि ये 2 लगातार संख्याओं में टूट जाए। तो कहोगे सर 8 इंटू 9, 9 8 72, और बड़ा वाला जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और अगर दे दिया जाए, z इज इक्वल टू रूट में 132 प्लस रूट 132 प्लस रूट 132 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये बच्चे इनफाइनाइट हमेशा दिया होगा, ठीक है। अब फिर मैंने बताया कि इसको ऐसा ब्रेक करो, इसको ऐसा ब्रेक करो कि इनके बीच का अंतर कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो बच्चे आप इसको जब ब्रेक करेंगे तो 11 इंटू 12 बन जाएगा, 11 इंटू 12 बन जाएगा, ठीक है। तो और आपका आंसर क्या होगा, जो बड़ा वाला होगा वही आपका उत्तर होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है।
नोट कर लीजिए इसे। ठीक है बच्चे, देखो आपको ये बात समझना पड़ेगा, जो नंबर सिस्टम होता है वो नंबर्स का खेल होता है। ठीक है, तो जब तक आप नंबर्स को देखकर उसके पैटर्न का पता नहीं लगा पाएंगे तब तक आप नंबर सिस्टम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप किसी बच्चे से पूछ लीजिए कि तुमको नंबर सिस्टम आता है, तो कहेगा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि नंबर्स के बारे में आप बहुत कुछ जानते नहीं हैं। ठीक है, आप थ्योरी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन नंबर्स की बात जब आती है तो आप जानते नहीं हैं कि नंबर्स को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो नंबर्स को आप हैंडल तभी कर पाएंगे जब आपको इतने मतलब कि 132 को देख के आपको याद आ जाए कि भैया 11 × 12 का मतलब 132 होता है। तब आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा। मान लीजिए पिछला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, जो मैंने पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो उसमें 132 को देख के आपको समझना चाहिए था कि 11 × 12 है, तभी तो आप कह पाओगे कि ये 11 × 12 का गुणनफल है। अगर मान लो 6 दिखता है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए नंबर सिस्टम में कि ये 2 × 3 है, कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसको नोट करिए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आ जाओ, अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मान लीजिए दे दिया x = √56 माइनस √56 माइनस √56, और ये कहाँ तक गया बच्चे? इन्फिनाइट तक। ठीक है, तब बच्चे बताओ, फिर वही क्वेश्चन है, बस अब की बार क्या हो गया? माइनस, प्लस की जगह माइनस आ गया, प्लस की जगह क्या आ गया? माइनस आ गया। ठीक है, तो फिर भी कुछ सोल्यूशन बदलेगा नहीं, हम वही काम करेंगे जो उसमें कर रहे थे। इसमें क्या करेंगे बच्चे? इसमें आपको करना होगा, इसको ब्रेक करेंगे ऐसा कि इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 7 × 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 × 8। ठीक है, लेकिन जब हमने यहाँ पे प्लस लिखा था तो बड़ा वाला आंसर हुआ था, तो जब माइनस होगा तो छोटा वाला आंसर होगा। बात समझ आ गई? इसका उत्तर क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन इस पर और देखते हैं। अगर मान लो दे दिया जाए y = √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट इन्फिनाइट तक। ठीक है, अब पूछ लीजिए इसका सजेशन बता दो बच्चे। अब देखो कुछ बच्चे सॉरी ये माइनस रहेगा यहाँ पे, कुछ बच्चों को मैंने ये पहले पढ़ा चुका था। ठीक है, तो उनको लग रहा होगा कि सर जी पुराना चीज़ पढ़ा रहा है, लेकिन अभी देखो कुछ नई चीज़ इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को और मिलेगा। अभी अगला क्वेश्चन आपसे होगा नहीं, लिखवा के ले लो। आ जाओ, देखो इसको मैंने क्या बताया कि जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे तो आप इसको ऐसे ब्रेक करो, इनके बीच का अंतर 1 हो जाए, 3 × 4, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? इसका छोटा वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लस होता तो 4 उत्तर हो जाता। बात समझ आ गई? एक क्वेश्चन और लास्ट, z = √110 माइनस √110 माइनस √110 डॉट इन्फिनाइट तक। ठीक है, अब इसका उत्तर क्या होगा? फिर मैंने बताया बच्चे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो इसको ऐसे ब्रेक करो कि इनके बीच का अंतर 1 हो जाए, तो आप इसको ब्रेक करोगे तो 10 × 11 आएगा। ठीक है, 10 × 11 आएगा। तो अगर प्लस होता तो 11 आंसर होता, माइनस है तो कौन सा उत्तर होगा? छोटा वाला, यानी कि 10 इसका उत्तर आएगा। बात समझ आ गई? इसको नोट करिए, आप इसको नोट कर लीजिए। खूब सारा पढ़ाई करो भाई, आगे की सिचुएशन बहुत ख़राब होने वाली है। जो हमारे सुपर टेट के भाई लोग हैं, बहनें लोग हैं, ठीक है, उनको भी बता देना चाहता हूँ कि आप लोग एकदम लग जाइए। ये मत सोचिए कि हमारे पास समय है, समय हमें नहीं मिलेगा। छोटी छोटी चीज़ें ही एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, आपको पता नहीं है। सब सुपर टेट और टेट में सबसे ख़राब बात यही है कि उसमें 0 से लेकर एडवांस तक पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे अगर एसएससी की बात करें तो उसमें कभी जीवन में नहीं पूछेगा कि भाई 1 इंटीजर है कि नहीं है, 0 इंटीजर है कि नहीं है, ये कभी जीवन में नहीं पूछेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका एक लेवल है, उसमें आपको अच्छे लेवल की पढ़ाई करनी होती है। आपको उसमें छोटे लेवल की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है कि बताओ 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, सम क्या होता है, विषम क्या होता है। ठीक है, आपके में तो सम विषम भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इसमें सबसे खराब बात यही है कि आपको सुपर टेट और टेट में आपको 0 से लेकर एडवांस तक पढ़ना पड़ता है। और जबकि सीजीएल में क्या है, एसएससी में क्या है और अन्य रेलवे में क्या है कि आपको छोटे लेवल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े लेवल के पढ़ने की ज़रूरत है। बात समझ में आ गई? तो इसमें आपको सुपर टेट में टाइम क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, छोटी चीज़ें भी, जो बेसिक चीज़ें उनको भी जानना पड़ता है, एडवांस भी जानना पड़ता है। आप जो 69,000 वाली भर्ती हुई थी उसका मैथ्स उठा कर देखिए, भाई साहब दांत खट्टे हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना हल्के मत लीजिए। अगर आप हल्के में ले रहे हैं तो जान लीजिए वैकेंसी आएगी भी और चली भी जाएगी, आप ऐसे ही हाथ मलते रह जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप कितना पढ़ते हैं। ठीक है,
चलो आ जाओ मिटाते हैं इसको। तो भाई ये गलती मत करो कि उसको आप हल्के में लेके चले जा रहे हो, ठीक है। आ जाओ अब वो क्वेश्चन करते हैं जो मैंने क्लास में अभी तक नहीं करवाया था। आ जाओ इसको भी नोट करते हैं। एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, बताओ x इजक्वल टू √7 प्लस √7 माइनस √7 प्लस √7 डॉट 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 इन्फिनाइट तक ही भी गया। अब क्या हो गया बच्चे, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे क्लास में उसमें हमने केवल प्लस 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 वाले किए थे, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आने लगा, बस समझा गई। अब इसमें प्लस माइनस दोनों आने लगा। अब बताओ कितने धुरंधर हो तुम, अब बताओ कितने धुरंधर हो तुम, बताओ इसका आंसर क्या होगा। नहीं हो पाएगा। आपने मुझे लगता है ये क्वेश्चन देखा भी नहीं होगा, लेकिन पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे बच्चे, देखो जब भी आपको ऐसी सीरीज दिख जाए जिसमें एक बार प्लस दिख रहा हो, एक बार माइनस दिख रहा है, एक बार प्लस दिख रहा है, एक बार माइनस दिख रहा हो और सेम संख्या बार बार रिपीट कर रही हो, तो समझ जाना क्या करना है इसमें। पहले 7 में से 1 घटाओ, कितना आएगा बच्चे 6। अब इस 6 को ऐसा तोड़ो कि उनके बीच का अंतर कितना हो जाए, उनके बीच का अंतर कितना हो जाए 1 हो जाए। तो आप तोड़ोगे इसको 2 गुणा 3 में, ठीक है। इसको तोड़ और उत्तर हमारा कौन सा होगा, हमेशा बड़ा वाला हमारा क्या होगा, वो उत्तर होगा, ठीक है। क्योंकि पहले प्लस है तो हमारा उत्तर कौन सा होगा, बड़ा वाला होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। एक क्वेश्चन और ऐसे ही पूछ लिया, मान लो पूछ लिया y इजक्वल टू √13 प्लस √13 माइनस √13 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया तो मैंने बताया कि आपको एक बार प्लस मिल रहा है, एक बार माइनस मिल रहा है, एक बार प्लस मिल रहा है, एक बार माइनस मिल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से 1 घटाएंगे। 13 में से 1 घटाना बच्चे क्या होगा, 12 होगा। अब 12 को ऐसा तोड़ो कि उनके बीच का अंतर 1 हो जाए। तो कहोगे सर जी 3 गुणा 4 पढ़ रखा है मैंने, ठीक है। तो अब इसमें उत्तर कौन सा होगा, 4 वाला, मतलब बड़ा वाला क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी कि अगर हमको ऐसा क्वेश्चन बनाना है तो हम क्या करेंगे कि 2 संख्याओं का गुणा कर देंगे जो लगातार हों और उनमें एक जोड़ के हम क्वेश्चन बना देंगे। जैसे अगर आपको किसी को पूछना था ये क्वेश्चन, अब ये तो आपको पता चल गया, लेकिन आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है तो आप क्या करेंगे, तुरंत कलाकारी कि 2 संख्याओं का गुणा कर लो। जैसे कितना कर लिया, मान लिया करें 8 गुणा 9 कितना होगा, 72। 72 में 1 जोड़ दो 73, ठीक है। तो अब आपने क्वेश्चन बनाया है कि सर z इजक्वल टू √73 प्लस 73 माइनस 73 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया इस पैटर्न का, ठीक है। अब जब इसका सोल्यूशन निकालना होगा तो आप क्या करोगे कि कहोगे कि सर जी जब हमको ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है तो अगर उसमें प्लस हो माइनस हो और एक ही संख्या बार बार रूट में रिपीट कर रही हो तो हम क्या करते हैं, इस 73 में से 1 घटाएंगे बच्चे, ठीक है। और इसमें मिलेगा क्या, 72 मिलेगा। अब इस 72 को ऐसा तोड़ दो कि इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा बच्चे, 1 हो जाए। तो कहोगे सर 8 × 9 और हमारा उत्तर कौन सा होगा, बड़ा वाला, यानी कि 9 हमारा उत्तर होगा। बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही आप क्वेश्चन खुद से बनाना और दूसरे से पूछ लेना, देखना कौन कौन बता पाता है कौन कौन नहीं, ठीक है। तो चलिए नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगला पैटर्न देखते हैं क्या हो सकता है। नोट हो गया, बढ़े आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अब की बार प्लस माइनस बीच में नहीं देगा, √5 सब मल्टीप्लाई में है भाई, √5 ऐसे बढ़ते जा रहा है ये, ठीक है। और ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को, ये भी पेपर में बच्चे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका बेसिक सोल्यूशन देख लेते हैं। वैसे इसको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं बता देता हूँ, आ जाओ। देखो बच्चे
अगर मान लो मैं कह दूँ कि इस संख्या का हमको आंसर निकालना है, तो मैं कह दिया कि मान लो इसको मैं x मान लिया, मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको मैं कह रहा हूँ x है, ये बात समझ में आ गई। तो बच्चे बताओ x इक्वल टू रूट में 5, फिर रूट 5, फिर रूट 5, फिर रूट 5, ऐसे ऐसे रिपीट कर रहा है। तो कहोगे सर जी अगर x इक्वल टू इसकी वैल्यू है तो इसको हम कह सकते हैं ये रूट, इसको 5 उतारा, और ये भी क्या है, ये x ही तो है, क्योंकि x रूट 5 को कई बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो बच्चे आप कहोगे कि ये रूट 5x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चे ये रूट जो है इधर आके क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो कहोगे सर जी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है, x इंटू एक्स लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। और आपने क्या लिखा है 5x, इधर भी x इधर भी x कट गया, मल्टीप्लाई में था। तो कहोगे सर जी x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, यानी कि इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 5 होगी। इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, आपने नोट कर लिया, ठीक है। तो अब आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर हमें कोई रूट में वैल्यू दे दी जाए और उनके बीच में कोई चीज़ न दिया हो, मल्टीप्लाई दिया हो, ठीक है, तो उसका उत्तर हमारा वही संख्या होगी। बात समझ में आ गई। जैसे अगर मैं कह दूं y बराबर रूट 7, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, यानी कि इसका उत्तर कितना होगा, y बराबर क्या आंसर आएगा, 7 ही इसका उत्तर होगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे ही बच्चे एक क्वेश्चन और नोट कर लो आप घर के लिए। z इक्वल टू 73 प्लस 73 डॉट इनफाइनाइट तक। इसका उत्तर क्या होगा बच्चे, z की वैल्यू क्या होगी 73, यही क्या होगा इसका आंसर होगा, नोट कर लेना। जल्दी से नोट करो। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, बताओ ज़रा। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर अच्छा ना लग रहा हो तो डिसलाइक भी करो भाई, तब तो कुछ सुधार होगा। बड़ाई करोगे तो कैसे होगा? अगर बुरा लग रहा हो तो डिसलाइक मारो तुरंत। भाई देखो, हम लोग को ज़िंदगी में अपने आलोचनाओं से नहीं डरना चाहिए, ठीक है। हम कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप, जो हम लोग पढ़ते हैं ना आइडल, बोलते हैं ना नोबल गैस या फिर आइडल, NOBLE, ये नोबल का मतलब क्या होता है, आदर्श। या फिर इसको आप अगर समझना चाहते हो तो इसको बोल सकते हो परफेक्ट। क्या बोल सकते हो, परफेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। तो बच्चे ये बताओ, दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट है? दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट है? नहीं, कोई दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, ठीक है। चाहे दुनिया में कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आज आप जो भी हैं, तो ये जान लीजिए कल आप उससे बेटर हो सकते हैं। बात समझ आ गई? कितना भी आप अच्छे हों तो उससे आप भविष्य में और अच्छे हो सकते हैं। कभी ये नहीं हो सकता कि आप उस चीज़ को कह दें कि मैं परफेक्ट हो चुका हूँ। आप अगर मान लीजिए नौकरी पा जाते हैं, ठीक है, तो आप परफेक्ट हो जाएंगे? नहीं। अरे भाई, अगर आप मान लीजिए नौकरी पा गए, ठीक है, आप मास्टर बन गए, तो उससे अच्छा तो आप और कुछ बन सकते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए IAS बन गए, ठीक है, तो क्या आप परफेक्ट हो गए? नहीं, आप उससे अच्छा और बन सकते हैं। नेता बन जाइए, उससे अच्छा और है, ठीक है, फेरी का खाइए। उससे अच्छा भी और बनना चाहते हैं आप प्रधानमंत्री बन जाइए, और उससे भी अच्छा बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। अगर आप भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो क्या वो परफेक्ट हो गए? नहीं, आप उससे भी परफेक्ट बन सकते हैं। कैसे? आप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाइए, ठीक है। अब देखो भाई, जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी पढ़ा है उसी का वर्जन है, छोटा सा थोड़ा सा अंतर है इसमें, देखना। जैसे मैंने लिख लिया रूट 5 तो पिछले क्वेश्चन में ये बच्चे इन्फिनाइट तक जा रहा था, ऐसे करके इन्फिनाइट तक जा रहा था, मतलब अनंत तक जा रहा था। लेकिन ये क्वेश्चन अनंत तक नहीं जा रहा है, ये यहीं तक जा रहा है। बात समझ आ गई? ये क्वेश्चन यहीं तक जा रहा है। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा बच्चे, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन के लिए मैं कहूँगा कि देखो, इसका सोल्यूशन होगा, मान लो x इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ, तो मैंने इसको x मान लिया, ठीक है। अब देखना, अगर मान लो आपको दे दिया जाए कोई नंबर x इक्वल टू रूट ए डॉट n टाइम्स। n यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं है, यानी यहाँ पर कोई नंबर है, मतलब कि या तो ये 3 बार रूट होगा, या तो 4 बार रूट होगा, तो या तो 5 बार होगा। जितनी बार रूट होगा उतना ही n होगा।
बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन होगा x इक्वल टू होगा बच्चे a 2n-1 अपॉन 2n 2 पे पावर n। अभी समझा रहा हूँ, रुक जाओ, ठीक है। मतलब कि मैंने कहा कि इसका जो सोल्यूशन होगा ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछता है, ठीक है, और ये रेलवे के लिए और अन्य एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आ जाओ, तो मैंने कहा कि यहाँ पे n क्या है, n है रूट, कितनी बार रूट लिखा हुआ है, तो देखो 1 2 3 4 बार रूट लिखा हुआ, यानी कि हमारी n की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। तो अब इसका उत्तर होगा हमारा, अगर ये इस क्वेश्चन में a क्या है, यहाँ पर 5 है, तो इसका उत्तर होगा 5, ठीक है। 2 के पावर n मतलब n मतलब कितनी बार रूट है, 1 2 3 4, तो ये होगा 2 के पावर 4 -1, ये पूरे में -1 है, बटा ये सब पूरा पावर में लिखा हुआ है, ये जो चीज़ लिख रहा हूँ पूरा पावर में है, ठीक है। और ये 2 पे पावर 4, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब इसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे, 5 2 के पावर 4 का क्या मतलब होता है बच्चे, 16 माइनस 1 बटे 2 के 4 का मतलब 16 कहेंगे आप, इसका मतलब 2 5 के पावर 15 बटे 16, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ऐसे ही एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए, मान लो इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार फिर से। मैंने कहा कि जितनी बार रूट लिखा होगा वही n की वैल्यू होगी, और इसका आंसर ये होगा कि जो संख्या दी होगी उसके लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे 2n-1 अपॉन 2 पे पावर n। ये पूरा जो चीज़ है ये पूरा ये पावर में है, किस में, ये पावर में है, a के पावर है ये, ठीक है। देता हूँ, इसको नोट करिए, नोट करो बच्चे इसको जल्दी से। बढ़े आगे, मिटाता हूँ मैंने। देखना, मैं कह रहा हूँ रूट 7, ठीक है, ये सब बच्चे रूट में है। तो 1 2 3 4 5 बार रूट आया है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन होगा 7, इस ये वाला 7 मैंने उतारा, और इसके बटे में क्या आएगा, नीचे वाले में क्या आएगा, 2 के पावर n। 2 के पावर n का मतलब कितना होगा, 2 के पावर 1 2 3 4 5, मतलब कि 2 के पावर 5, ठीक है। अब 2 के पावर 5 और ऊपर क्या आएगा, 2 के पावर 5 -1, ठीक है। तो बच्चे आप लिखेंगे 7, 2 के पावर 5 का मतलब क्या होता है 32, 32 में से 1 घटाओ कितना आएगा, 31, 31 बट्टे 32, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा और चालाकी से करेंगे। अब क्या करेंगे, जैसे मतलब बच्चे आप देख लेना 1 2 3 4 5, ठीक है, आपने कहा 5, तो 2 के पावर 5 नीचे आएगा, तो कहेंगे 7 के पावर नीचे क्या आएगा, 2 के पावर 5 मतलब 32, और 32 से 1 कम कितना होगा, 31, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे करेंगे आप जल्दी से, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर, एक क्वेश्चन और जैसे देखिए लिख दिया रूट 9 1 2 3 4 5, एक बार और लिख लेते हैं, रूट 9, इसका सोल्यूशन पूछ लिया। इसका सोल्यूशन क्या होगा, 9 तो होगा ही होगा, ठीक है। और इसके बटे में नीचे क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसके बटे में नीचे आएगा 2 के पावर 6, और 2 के पावर 6 का मतलब क्या होता है बच्चे, 2 के पावर 5 का मतलब 32, 32 में 2 गुणा करोगे कितना आएगा, 64, नीचे आएगा बच्चे 64, और ऊपर इससे 1 कम यानी कि 63, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना, मुझे उम्मीद अच्छा लगा होगा आपको ये भी। भाई कोई भी डाउट हो तुरंत व्हाट्सएप कर दिया करो। एक काम करना, जैसे बता देता हूँ कि आपको डाउट कैसे पूछना है इसमें। जैसे आपको डाउट पूछना होगा तो इस समय आप वीडियो देख रहे होगे, ठीक है। तो मान लो इस समय वीडियो का टाइम हो रहा है 2 बज के, वीडियो का टाइम हो चुका है 2 मिनट 55 सेकेंड मान लो हुआ है, ठीक है।
तो उसको आप नोट कर लेना कि 2 मिनट 55 सेकंड पर जो चीज़ सर ने बताई थी वो मुझे पल्ले नहीं पड़ी, ठीक है। तो आप लिख के भेज देना कि सर 2 मिनट 55 सेकंड में इस वीडियो में मुझे ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई, ठीक है। तो उस पर हम देख लेंगे कि कौन सा किस मिनट पर आप पूछ रहे हैं, फिर हम आपको सोल्यूशन यहाँ पर दे देंगे। बात समझ आ गई, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, उम्मीद है कि नोट हो गया होगा। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ नया पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इस बार के पीसीएस में आया था जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ। इस बार के पीसीएस में ये चीज़ पूछ ली गई थी और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो वहाँ पे आता नहीं है, बस इसकी थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन है बहुत ज़बरदस्त ये, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा दशमलव के बारे में पढ़ते हैं। ये भी चीज़ मैंने अभी तक क्लास में नहीं पढ़ाई थी, इसको पढ़ा रहा हूँ फिर से। आ जाओ देखो जैसे अगर मैं कह दूँ बच्चों बताओ ये 3/2 इसका क्या मतलब है, 3/2 इसका क्या मतलब है, तो कहोगे सर ये अंश है, ये हर है, और कुछ नहीं तो कहोगे ये सर परिमेय है। क्या है ये? परिमेय, यानी कि रेशनल नंबर है। क्या ये? रेशनल नंबर, ठीक है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए, तो ये P/Q के फॉर्म में है कि नहीं है, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। चलो आ जाओ, तो अगर मान लीजिए परिमेय संख्या है, तो अगर मैं इसको 3 में 2 से भाग देना है मुझे, इसका मतलब यही हुआ। तो जब 3 में आप 2 से भाग देंगे बच्चे, तो ये क्या मिलेगा? 1.5। ये क्या है? ये क्या है? ये कहेंगे डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर, यानी कि दशमलव संख्या। ये क्या है? दशमलव संख्या। मैं दशमलव नहीं पढ़ाऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दशमलव, बहुत छोटी चीज़ है, मैं उससे आगे की चीज़ पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। दशमलव संख्या ये हो गया, ठीक है। तो बच्चे बताओ, अब क्वेश्चन में ये देकर ये नहीं पूछता है, लेकिन ये देकर ये पूछ लेता है कि इसको आप परिमेय संख्या बनाइए, इसका परिमेयीकरण करिए, इसको परिमेय बनाइए। तो इसको परिमेय बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको परिमेय बनाना होगा बच्चे, तो हम कहेंगे कि सर 1.5 लिखा हुआ है, तो इसको लिख लो 15। इसको क्या करेंगे? पूरा लिख लेंगे, इसको पूरा लिख लेंगे और कहेंगे कि सर दशमलव की जगह पर 1 लिख लीजिए और दशमलव के बाद जितने शून्य हो उतने शून्य लगा दीजिए। तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 शून्य लगा लिया, ठीक है। अब बच्चों बताओ 5 से इसमें भाग जाएगा कितनी बार में? 3 बार में। 5 से ये भी कटेगा कितनी बार में? 2 बार में। देखो मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। एक क्वेश्चन और, जैसे मैं कह दूँ 2.75, इसको हमें बदलना है परिमेय संख्या में। तो आप कहेंगे ठीक है सर, इसको लिख लो ऐसे 275, ठीक, अपॉन, अब दशमलव की जगह पे 1 लगाओ और जितने संख्याएं हो उतना 0 लगा लो, यही होगा। अब बच्चे भाग दो, 5 से दोनों कर सकता है, इवन 25 से भी कर सकता है। तो 25 एकम 25, फिर 11 बार में जाएगा और 25 चौका 100, ये होगा क्या? इसका रेशनल फॉर्म होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बच्चे ये तो बहुत आसान था, आपने इसको कर लिया, ठीक है। लेकिन अभी आपको संख्याएं दे दी जाएंगी कि ये जो ऐसे खत्म ही नहीं होगा, ये चलता जाएगा, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज आपको यही पढ़ना है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको नोट कर लो जल्दी से। चलो आगे बढ़ रहे हैं। देखो, अच्छा ये बताओ, अभी आपने 2.75 को अभी आपने परिमेयकरण कर दिया, इसका परिमेय में बदल दिया, ठीक है। चलो अच्छा ये बताओ, इसके आगे भी आप कुछ लिख सकते हो क्या? इसके आप कुछ भी आगे कुछ भी आप लिख सकते हो क्या? अगर आप 0 बढ़ा दो तो इसके मान पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कितना भी 0 बढ़ा दो उधर कोई मान में असर नहीं पड़ेगा। इधर 0 बढ़ा दो कितना भी, कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इस दशमलव और इस संख्या के बीच में 0 बढ़ा दिया तो फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप इधर भी कितना 0 बढ़ाओ, इधर भी कितना 0 बढ़ाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब ये संख्या को हम यहाँ पे ख़त्म मान सकते हैं कि ये 2.75 है, यहाँ पे ये क्या हो गई? ख़त्म हो गई। इसको हम परिमेय में बदल सकते हैं, हाँ बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहा सर ने आप इसको 275 लिख लेना और दशमलव की जगह पे 1 लिख के बटे में और ये 2 0 लिख देना, काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं कह रहा हूँ 1.234 5, बताओ
इसको आप परिमेय में बदल सकते हो? कहोगे हाँ। एक काम करेंगे, ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 बटा दशमलव की जगह पे 1 लिख लिया, 1 2 3 4 1 2 3 4, इतना जीरो लगा लिया, तो बन गई परिमेय संख्या। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, सबसे खास बात इसकी क्या है कि ये खत्म हो जा रही है। इसकी खास बात क्या है? आप 5 के आगे कोई संख्या नहीं है, ठीक है। आ जाओ, मैं लिख दूँ 2.32325 ठीक है। यहाँ पे फिनिश हो गई है। कितना भी लंबा संख्या अगर यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ डॉट डॉट, तो इसका मतलब यहाँ पे खत्म हो गई। क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ। फिर इसी तरीके हम इसको परिमेय बदल देंगे, ठीक है। तो जो संख्याएं दशमलव के बाद आके रुक जाती हैं, जो संख्याएं दशमलव के बाद आके खत्म हो जाती हैं, उनको हम रेशनल बना सकते हैं, उनका परिमेयकरण कर सकते हैं। तो आपका जवाब होगा हाँ। इसको देके कोई पूछ ले कि क्या ये परिमेय संख्या है, तो आप कहोगे नहीं, अभी ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन इसको हम परिमेयकरण इसका हम कर सकते हैं, इसको हम परिमेय बना सकते हैं। तो ये 6 के बाद बच्चे आगे खत्म हो गई, ये 5 के बाद आगे खत्म हो गई, ये 5 के बाद आगे खत्म हो गई, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग इंग्लिश इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हिंदी में आप बहुत कन्फ्यूज हो जाएंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल बता रहा हूँ, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। टर्मिनेट का मतलब होता है, देखो बच्चे, जैसे आपने सुना होगा टर्मिनल, टर्मिनल सुना है, ठीक है। मतलब कि आप रेलवे स्टेशन पे आते हुए कहीं कहीं जंक्शन लिखा होता है, कहीं कहीं टर्मिनस लिखा होता है। तो टर्मिनस का क्या मतलब होता है, टर्मिनेटर का क्या मतलब, आपने टर्मिनेटर मूवी भी देखी होगी। तो टर्मिनेट का क्या मतलब होता है, रुक जाना, मतलब कि उससे आगे कोई रेलगाड़ी नहीं जाएगी। तो टर्मिनस का मतलब ये होगा कि उससे आगे कोई रेलगाड़ी नहीं जाएगी, वहाँ पे एंड हो जाता है, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल मुझे लगता है कि बांद्रा टर्मिनस है शायद, उसके आगे रेलवे नहीं जाती है, उसके आगे रेल नहीं जाती है, बांद्रा टर्मिनस, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारे अपने टर्मिनस के नाम सुने होंगे, ठीक है। तो टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना, ठीक है। तो जब ये दशमलव की संख्या टर्मिनेट हो गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब कि इसको बोल सकते हैं शांत दशमलव। क्या बोल सकते हैं, शांत दशमलव, जरूर नाम सुना होगा आपने, ठीक है। एक हमारे सर हैं सतीश सर, उनका फेवरेट टॉपिक है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। चलो इसे नोट करो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप इनसे पूछ लिया जाए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो हैं वो परिमेय संख्या होते हैं, तो आप कहेंगे हाँ, इन्हें परिमेय संख्या बनाया जा सकता है, परिमेय संख्या हो सकते हैं, ठीक है। इन्हें आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, अभी हमने पढ़ा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसा डेसिमल होता है जो दशमलव के कुछ अंकों के बाद टर्मिनेट हो जाता है, रुक जाता है, उसके बाद आगे नहीं बढ़ता वो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लूँ, जैसे लिख दिया जाए 0.333333 इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब ये रुक नहीं रहा बच्चे, ये 3 3 3 3 3 रिपीट होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है, ठीक है। चलो, तो ये टर्मिनेट हो रहा है क्या कहीं पर? भाई इनफाइनाइट कहीं आपने देखा है? यूनिवर्स में इनफाइनाइट है, कहीं आप यूनिवर्स में गए हो, कहीं नहीं गए हो, तो इनफाइनाइट को हम जान नहीं सकते कहाँ तक वो होगा, ठीक है। कहीं भी आप 200 अंक के बाद, 400 अंक के बाद, 500 अंक के बाद, 1 करोड़ अंकों के बाद, 2 करोड़ अंकों के बाद, एक संख्या अंकों के बाद आप पहुँच जाएंगे, तभी ये खत्म नहीं होगा। बात समझ आ रही है? तो ये इनफाइनाइट उसी को बोलते हैं। तो बच्चे ऐसे ही एक संख्या और ले लो जैसे मैं कह दूँ 1.333333333, ठीक है। तो ये क्या है बच्चे, ये भी क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। ये भी कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है, ठीक है। ऐसे एक संख्या और, जैसे मान लो कह दूँ 24.234 ऐसे करके ये रिपीट कर रहा है, कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है बच्चे, रिपीट कर रहा है, रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, ठीक है। अब बच्चे मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ 5.232323232 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो बच्चे देखो, अब इन संख्याओं को अभी हम क्या कहते हैं, इन संख्याओं को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो इनको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, नॉन
टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग का मतलब मैंने बता दिया, ये टर्मिनेट नहीं, अगर टर्मिनेट होती है तो टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और टर्मिनेट नहीं बोले तो नॉन टर्मिनेटिंग बोल रहे हैं। बात समझ में आ गई। अब इनको दर्शाने का एक तरीका होता है बच्चे, देखो जो संख्याएं बार बार रिपीट करती हैं ना, उनके ऊपर हम बार लगा के हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब बार बार तो इतना लिखना ठीक है नहीं, ठीक है, कि बार बार कहीं आपको दर्शाना है 0.33 को तो बार बार ऐसे ऐसे लिखे जा रहे हो, तो इनको एक छोटा रूप देने के लिए ये कहा गया कि जो संख्या दशमलव के बाद बार बार रिपीट कर रही है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 0.3 बार रिपीट कर रहा है तो 3 लिख लीजिए और 3 पर लगा दीजिए बार। जो संख्या रिपीट कर रही हो उस पर लगा दो आप बार। बात समझ आ गई। जो संख्या रिपीट कर रही हो उस पर लगा दो बार, ठीक है। अब बच्चे इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, आपने कहा सर जी एक तो रिपीट नहीं कर रहा है तो 1 ठीक है, 3 रिपीट कर रहा है तो 3 पे क्या हो जाएगा ये बार, 3 पे क्या हो जाएगा ये बार। अब बच्चे आज इस पे आ जाओ। इस पे मैंने कहा कि जो संख्याएं बार बार रिपीट कर रही हैं उन पर हम बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 24 तो रिपीट नहीं कर रहा, तो इसको हम लिखेंगे 24 पॉइंट, ये 24 है बच्चा, 24.234 पर क्या लिखेंगे बार लगा देंगे, ठीक है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इस पर आ जाओ, 5.23232323, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 5.23 पर बार, ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों देखो मैंने आपको यही बताया कि ये संख्याएं चलती जा रही रुक नहीं रही हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। पहली बात ये बताया। दूसरी बात, ये क्या कर रही है, रिपीट कर रही हैं, क्या कर रही हैं, रिपीट कर रही है, ये क्या कर रही हैं, रिपीट कर रही हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बार बार ये रिपीट कर रही हैं। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रही जैसे पिछला वाला कर रहा था, ठीक है। अब आप इसे नोट करिए। अब इस पर हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा कि भैया ये क्या रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, इनको हम रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं क्या, इनको हम रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ इसको जल्दी से, आप वीडियो को पॉज करके इसे लिख लेंगे, ठीक है, आ जाओ। तो मेरा अगला क्वेश्चन है भाई कि क्या रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। आपका जवाब मुझे इंतज़ार है। आ जाओ बच्चे देख लेते हैं। जैसे मैं कह दूं 0.3 पर बार, ठीक है, मुझे ये मिल गया। अब मुझे इसको बदलना था परिमेय संख्या के रूप में, मुझे यही क्वेश्चन दिया गया था सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब इसका जवाब आप दीजिए। चलो देखते हैं। तो बच्चे इसको हम परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं, ठीक है, इसको हम परिमेयीकरण का कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। आपको लिखना है केवल 3, जो संख्या दी हुई है 3, और जितनी संख्याओं पे बार लगा हुआ हो उसको आप क्या करेंगे, उतना 9 लगा देंगे, ठीक है। अब बच्चे बताओ, 3 से 1 बार जाएगा, 3 से 3 बार जाएगा, यही क्या होगा, हमारा आंसर हो गया। अब चेक कर लिए क्या इसको भाग करने से हमें ये मिलता है 3 3 3 3, चेक कर लो। 3 से भाग करोगे बच्चे 1 में तो 3 नहीं जाएगा, 0 उतारोगे दशमलव, फिर यहाँ पे 0 उतर जाएगा, 3 बार जाएगा 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर नहीं जाएगा, फिर 3, फिर 9, 0 उतार के फिर 9, ऐसे कर करके बच्चे ये कभी कटेगा नहीं, ये 3 3 3 3 आता जाएगा, यही हमें मिल जाएगा। फिर बात समझ आ गई, ठीक है। तो इनको हम ऐसे बदल लिए। ऐसे मैं कह दूँ, बता दो बच्चे 0.15 पर बार लगा हुआ है, इसको हमें बदलना है परिमेय संख्या में। तो कैसे बदलेंगे, मैंने बताया, जो संख्या है उसको ऐसे ही लिख लीजिए, और जो संख्या उसको ऐसे लिख लीजिए, और जितनी संख्याओं पे बार हो उतनी बार 9 लिख लीजिए, उतनी बार क्या कर लीजिए, 9 लिख लीजिए। तो अब इसको बच्चे अब जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 से जाएगा 5 बार में, और 3 से जाएगा ये 33 बार में, यही होगा क्या इसका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लो 7.23 पर बार, इसको हमें बदलना है। तो बच्चे आपको पता है कि ये क्या एक पूर्णांक है, इसको हम अलग लिख सकते हैं, 7 + 0.23 पर बार। अब ये वाली जो संख्या है इस फॉर्म में आ गई कि नहीं आ गई। अब मैंने इसको बदलना बताया है, तो आप कहेंगे कि लिखा हुआ 7 + 23/99, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो समझ में आ रहा होगा। अब आपको एलसीएम लेना है, आप एलसीएम ले लीजिए। 99 हो गया ये,
आप कहेंगे सर यहाँ पे आएगा 7 × 19 9 + 23, यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ बच्चे। अच्छा, आप 99 को बदल के कुछ लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे कि हाँ, इसको हम लिख सकते हैं 100 - 1। क्या लिख सकते हो? 100 - 1 99 को, और लिख दिया आपने प्लस का 23। क्या लिख दिया? प्लस का 23 बट्टा 99, प्लस बटा का 99 दिख रहा है आपको? ठीक है, आ जाओ। इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर जगह बनाने के लिए, इधर बस साइड वाला। ठीक, अच्छा, अब आप इसको लिख सकते हो 7। अब आपको पता है कि 7 × 100 - 1, इसका मतलब इसका गुणा इसमें भी होगा, इसका गुणा इसमें भी होगा। तो आप कहोगे सर जी ये लिखा हुआ 7 × 100 मतलब 700 - 7, 700 - 7 + 23 बट्टा कितना आ जाएगा बच्चे? 99। यही तो आया, यही तो आया। तो बच्चे देखो, अब आप क्या करोगे, ये प्लस है ये प्लस है, दोनों ऐड हो जाएगा। 723 - 7 बट्टा क्या आया? 99 आया। अब आप बच्चों इस फॉर्मेट को याद रखेंगे कि ये लिखा था 7.23 पर बार था, तो हमें इसका ये फॉर्म मिला, कि अगर मान लीजिए कोई रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखा हुआ है और उसमें कोई पूर्णांक आ रहा है, तो उस पूरी संख्या में से इस पूरी संख्या को ऐसे ऐसे लिख लेंगे, उसमें से जो जिस पर बार नहीं है उसको घटाएंगे और बटा जितना बार लगा होगा उतना बार लिख लेंगे। बात समझाई? इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आप नोट करिए, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा इसको। इसको मैंने आपको समझाया बेसिक से इसलिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक के। मैं इसको मिटा रहा हूँ। आ जाते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। जैसे देखो, अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूँ, मैंने कहा 9.123 पर बार दिया हुआ, इसको परिमेय संख्या में बदल लो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इस फॉर्मेट को रट ही लो। ये क्वेश्चन पेपर में निश्चित रूप से 100% पूछा जाएगा। आपको क्या करना है कि 9 1 2 3 डायरेक्ट ऐसे लिख लो, 9 1 2 3। ठीक है, और आपने इस संख्या को ऐसे लिख लिया। अब घटाना वो है जो जिस पर बार नहीं है, जिस पर बार नहीं है वो घटा दो। तो बार किस पर नहीं है? 9 पर नहीं है, तो 9 घटा दो, बटे जितने संख्या पे बार है उतना 9 लिख लो, 1 2 3। अब आप इसको घटा लो, 91 23 में से 9 घटाओ, कितना बचेगा बच्चे? 91 14 बचेगा, बटे 999। लो जी आंसर फटाक से। बात समझ में आ गई? ठीक है, ऐसे ही मैं कह दूँ, लिखा हुआ है 2.3345 पर बार। ठीक है, 2.345 पर बार। इसको बदलना है हमें किसमें बदलना है बच्चे? इसको बदलना है हमें परिमेय संख्या में। आप क्या करोगे? सीधे संख्या लिखो, 2 3 4 5 माइनस बार किस पर नहीं है? 2 पर नहीं है, तो -2 बट्टा कितना हो जाएगा बच्चे? कितने संख्या का बार है? 1 2 3 संख्या पे, यानी कि इस पर कितना आएगा? 999, 3 बार 9 आंसर। अब इसको लिख लेना, 2 3 4 5 में से 2 जाएगा बच्चे, 2 3 4 3 अपॉन 999 आंसर। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक और क्वेश्चन, जैसे मैं लिख दूँ 1.2345 पर बार। ठीक है, इसको मुझे बदलना है किसमें? परिमेय संख्या में। आप कहेंगे ऐसे लिखना, 1 2 3 4 5 माइनस किस पे बार नहीं है? 1 पर बार नहीं है, 1 लिख लिया, बट्टा कितना आ जाएगा बच्चे? 1 2 3 4 बराबर कितना होगा? 1 2 3 4 4 बट्टा 9 9 9 9। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपको ये फॉर्मेट पूरा रट लेना है, आपको ये हमेशा याद होना चाहिए कि इस प्रकार की संख्या रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हमको परिमेय संख्या में कैसे बदलना है। नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये PCS तक में पूछा जाता है और बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं। सुपर टेट और रेलवे में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारे SSC में पूछा जाता है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी था। और इसको हम आगे भी और इसको टेंस करेंगे, इसको और ख़तरनाक बनाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, इसमें हमारा एक लास्ट टाइप बच गया है, एक लास्ट टाइप बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे मैं कह दूं
1.2345 ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप डॉट 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 इनफाइनाइट तक है ये, मान लीजिए, ठीक है। तो इसको आप दर्शाएंगे कैसे, इसको आप दर्शाएंगे कैसे, इसको आप, ठीक है, इसको आप दर्शाएंगे कैसे बच्चे, इसको आप कहेंगे सर ये लिखा हुआ है 1.2345 पर बार। 2-3 पर बार नहीं रहेगा क्योंकि 2-3 रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीट क्या कर रहा है, 4-5 4-5 4-5, बस समझ आ गई। तो रिपीट क्या नहीं कर रहा है, 4-5 रिपीट क्या नहीं कर रहा है, 2-3 रिपीट नहीं कर रहा है, 4-5 रिपीट कर रहा है, इसलिए 4-5 में हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आ जाओ, अब हमको बदलना है परिमेय संख्या में। क्या इसको हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं, बदल सकते हैं भाई, ठीक है। देखते हैं कैसे बदलेंगे, इसको एक देखना जरा। परिमेय संख्या में बदलने के लिए बच्चे इसको क्या कर सकते हैं आप, जैसे लिखा हो 1.2345 पर बार, यही हमको परिमेय संख्या बदलना है। इसको आप भी, इसको भी आप याद रखेंगे। इसको परिमेय संख्या बदलने के लिए बच्चे आप सीधे से करेंगे 1 2 3 4 5, पूरी संख्या को मैंने लिख लिया, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि जितनी संख्या रिपीट नहीं कर रही हो उसको घटा दो, जितनी संख्या रिपीट नहीं कर रही है उसको घटा दो। तो 1 2 3 रिपीट नहीं करा तो 1 2 3 को घटा दो, बटे बताया था जितने संख्याओं पर बार हो उतना 9 लिख लो, उतना 9 लिख लिया बच्चा। और देखो इसमें एक काम बढ़ गया क्योंकि दशमलव के बाद कोई ऐसी संख्या थी जिस पर बार नहीं था, जिस पर बार नहीं था। तो दशमलव के बाद जितनी संख्या में बार नहीं होगा उतना ही क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। बात समझ आ गई। अब बच्चे इसको सॉल्व कर लो, इसका उत्तर क्या होगा 1 2 अपॉन 9 9 0 0, यही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ आ गई। आपको इतना ध्यान देना है, ठीक है, कि दशमलव के बाद जितना अंक होगा जिस पर बार नहीं होगा उतना ही 0 लगाएंगे। दशमलव के पहले जो पूर्णांक लिखा हुआ उससे 0 से कोई मतलब नहीं है, वो अलग ही चलता है। बात समझ आ गई। ऐसे एक संख्या मैं दे दूं, मान लिख दिया 2.3245, 2 3 4 एक संख्या पे मैंने बार लगा दिया, ठीक है। बार केवल एक संख्या पे है, ठीक है, केवल 4 पे। इसको कैसे बदलेंगे, मैंने बताया जैसे संख्या वैसे वैसे लिख लो, 2 2 3 4 ऐसे ऐसे लिख लिया। फिर मैंने बताया जितने संख्याओं पर बार ना हो उसको घटा दो, तो घटा दो -2 2 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने बताया कि जितनी संख्या पे बार हो उतना 9 लिख लो, लो जी लिख लिया। फिर मैंने बताया दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पर बार ना हो उतना ही 0 लगा दो, लो जी लगा दिया वो भी, ठीक है। अब बच्चे इसको घटा लेते हैं, कितना आएगा 2234 में से 223 घटाएंगे बच्चे, कितना आएगा, 2011/900, यही उसका आंसर आएगा। नोट कर लेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ भाई, इसे मैंने पूछ लूँ 2.2 ही क्यों लिख रहा हूँ बार बार मैं, 5.329 और 29 पे बार लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको बदलना को परिमेय संख्या में, तो मैंने बताया कि पहले पूरा पूरा लिख लो 5329, ये लिख लिया 5329, ठीक है। फिर मैंने कहा घटा दो उतना जिस पर बार नहीं है, तो बार कितने पे नहीं है, 5 और 3 पे बार नहीं, तो 53 घटा दो, बट्टे फिर मैंने बताया कि जितनी संख्याओं पे बार है उतना 9 लिख लो, तो 2 संख्याओं पे बार 2 9। दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार नहीं है उतना 0 लिख लो, उतना 0 लिख लिया। बात समझ आ गई। अब बच्चे घटा दो 5329 में से 53 घटाना बच्चे, 29 घट जाएगा सीधे सीधे, बचेगा 24। तो 5300 में से 24 घटा दोगे बच्चे 5276 आएगा। अगर एक बार चेक कर लेना बच्चे, यही होगा आंसर, ठीक है, यही होगा आंसर, नोट कर लेना। तो बच्चे अगर मैं इस पर एक फार्मूला लिखने के लिए कह दूं आपको कि इसका एक फार्मूला लिख दो कि आप इसको बदल पाओ, ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या लिख लोगे, किस संख्या को बदलने का लिख लेना, पूरी संख्या माइनस जितना
रिपीट ना हो, जितना रिपीट न हो। फिलहाल मैंने समझा दिया, इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। पूरी संख्या में जितना रिपीट ना हो, बटे जितनी संख्या पर बार हो उतना 9 तथा दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार न हो उतना 0, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और बता दे रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए इस फार्मूले के हिसाब से। मैं कह दूँ कि 9.123, ठीक है, और 23 पर बार लगा हुआ है, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको करना है आपको इसको क्या करना है, इसको आपको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, ठीक है। तो आप कहोगे कि पूरी संख्या क्या है, 9123, यही लिखा हुआ है। जितना रिपीट ना हो माइनस जितना रिपीट ना हो, रिपीट क्या नहीं हो रहा, 9 और 1 रिपीट नहीं हो रहा, तो 9 और 1 लिख लिया, अपॉन जितनी संख्या पर बार हो उतना 9, तो बार कितनी संख्याओं पे है, 2 संख्या पे, तो 2 9 लिख लिया। और दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार ना हो उतना 0, तो दशमलव के बाद, दशमलव ये है, उसके बाद केवल इसी पर बार नहीं है, मतलब कि एक संख्या, तो एक बार 0 लिख लेंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बस समझ में आ गई, ठीक है। तो ऐसे ही आप संख्याओं को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। आप इन्हें नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। एक लास्ट चीज़ बताना है, जल्दी से बता देता हूँ, बहुत टाइम हो चुका भाई आज के लिए। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, अभी तक आपने देखा कि ऐसी संख्याएं जो टर्मिनेट हो जाती हैं, पहला देखा। उसके बाद देखा नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं होती हैं। उसके बाद मैंने बताया कि रिपीट करने वाली नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। पहले आपने क्या देखा, टर्मिनेटिंग देखा। फिर आपने पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग, क्या पढ़ा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। फिर आपने पढ़ा रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, सब पढ़ा दिया भाई, ठीक है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। उसके बाद अब आपको पढ़ना है कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है भाई। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बताता हूँ, देखो ये भी आपने पढ़ लिया, जैसे 2.25 यहाँ पे ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, ख़त्म बवाल इसका, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट ना हो, जैसे 2.2345, ठीक है। और रिपीटिंग में क्या, 2.45 की आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि जो रिपीट कर रहा है, 2.232323 रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब आ जाओ नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पर। जैसे देखो अभी तो मैंने बताया कि जो टर्मिनेट ना हो और रिपीट कर रहा हो, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि जो टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो, जैसे 1.41423578 इनफाइनाइट नॉन रिपीट है। ये टर्मिनेट हो रहा है, नहीं तो कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ये रिपीट हो रहा है, नहीं तो कहेंगे नॉन रिपीटिंग। अब मेरा अगला सवाल है, क्या आप ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? अरे हाँ कि ना, ठीक है। तो आपका जवाब होगा नहीं सर, यही दशमलव ऐसा है जिसको हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे ये 1.4142 किसकी वैल्यू है, आप कहेंगे √2 का। √2 कैसी संख्या, जो संख्याएं रूट में होती हैं आप उन्हें कहते हो अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं उन्हें, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उनको क्यों कहते हैं, क्योंकि वो रिपीट नहीं करती हैं और टर्मिनेट भी नहीं होती हैं, इसलिए उनको अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो आपने पढ़ा होगा पाई के बारे में। पाई के बारे में क्या पढ़ा आपने, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि उसका वैल्यू होता है 3.1459 ... इनफाइनाइट। आज तक वो रुका ही नहीं, वो रिपीट ही नहीं हुआ।
अगर ये रुकता नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रिपीट हो जाता तब भी तो हम इसको बदल लेते परिमेय संख्या के रूप में। लेकिन ये इसकी खासियत ये है कि इसको अमेरिका के एक लड़के ने इसको 3 ट्रिलियन बार तक इसका वैल्यू भाग देकर निकाल लिया, लेकिन ये कहीं पर रिपीट नहीं कर रहा है। और रिपीट नहीं कर रहा है इसीलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आई? अगर ये रिपीट हो जाता तब हम कह देते कि ये परिमेय संख्या है। जितनी भी वैल्यूज करड़ी में होती हैं वो क्या हो जाती हैं, अपरिमेय संख्या हो जाती हैं, क्योंकि वो वैल्यू रिपीट नहीं होती है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो मुझे लगता है कि आपको जीवन में पहली बार ये समझ में आया होगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या क्यों है। ये थोड़ा लेवल अप है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो बच्चे मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज ये क्लास, बहुत अच्छे से समझ में आएगा सबको। अगर ये वीडियो आपको एक बार में समझ में ना आए तो उसको 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, लेकिन इस चीज़ को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में लड़ेगा ज़रूर। मैंने इसका शुरू से लेकर अंत तक आपको सब कुछ पढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपको अधूरा ज्ञान मिले। ठीक है, मैं आपको पूरा ज्ञान देना चाहता हूँ यहाँ पर। तो यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। इसको शेयर नहीं कर सकते? ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपने कुछ और नया पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, चलो मिलते हैं।